देवरानी जेठानी का सिर्फ रोटी खाने वाला 50 लोगों का ससुराल। बाजी गाजी के साथ दो दुल्हनें एक ही दिन एक ही घर में प्रवेश कर रही हैं। बहुत बड़ा घर है और उसके बाहर 50 लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। इतने लंबे चौड़े परिवार को देखकर आरती और कविता चौंक जाती हैं। आओ भाभी, अब इस रोटी भवन में आपका स्वागत है। सब हंसते हैं पर आरती और कविता मुस्कुराकर रह जाती हैं। रोटी भवन, ये कैसा नाम है? शायद मजाक कर रही हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं रसोई घर में आ जाती हैं। देखो बहुओं, हमारे घर में हर टाइम 150 रोटियां बनती हैं, सुबह दोपहर और रात, मतलब दिन में 450 रोटियां, क्योंकि 50 लोग हैं ना हम। 450 रोटियां? हे भगवान, इतनी रोटियां तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं बनाई होंगी। वैसे आज के जमाने में इतनी रोटियां खाता ही कौन है? कोई इंसान तो इतनी रोटियां नहीं खा सकता। बहू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें हम सब जानवर या राक्षस लगते हैं? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में इंसानों के साथ साथ जानवरों या आस पड़ोस को भी खाना दिया जाता है। बहू, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इतना बड़ा परिवार है तो इतनी रोटी बनना तो बहुत आम बात है। और अब तुम इतने बड़े परिवार में आई हो बहू बनकर, तो यहाँ तुम सब सीख जाओगी। सास ये बताकर रसोई से चली जाती है। फिर आरती और कविता दोनों एक लंबी सांस लेकर काम पर लगती हैं। दीदी, मुझे तो आटा गूंदना तक नहीं आता। तुझे आटा गूंदना भी नहीं आता? फिर तो इतनी सारी रोटियां कैसे बनाएगी? शादी से पहले सोचा ही नहीं था कि ससुराल में रोटी की फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। भला इतनी सारी रोटी कौन बनाता है? आज तक मैंने कहीं ऐसा कुछ भी नहीं सुना है कि इतने सारे लोग हों और बहू रोटी बनाने की मशीन की तरह रात रसोई में रोटी ही बनाती रहे। चल कोई बात नहीं, मैं जैसा बताती हूँ वैसे करती रहो। आरती रोटी बेलती है, कविता आटा गूंथती है। किसी तरह 150 रोटियां बनती हैं और डाइनिंग एरिया में लेकर जाती हैं। बरामदे में लंबा सा टेबल ग्रुप लगा है जिसमें 20-25 लोग लाइन से बैठे हैं। बाकी लोग जमीन पर जोड़े बनाकर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, किसी के हाथ में गिलास गिर गया, कोई चटनी में हाथ डाल रहा है। 50 लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। लाइन से 5-5 की ग्रुपिंग, थालियां सजी हुई। आरती और कविता दोनों स्टील के बड़े बड़े परातों में रोटियां लेकर दौड़ रही हैं। तभी देवर बोलता है, ये रोटी इतनी छोटी क्यों है भाभी? इतनी छोटी रोटी बनाओगी तो मैं तो 15-20 ऐसे ही खा जाऊंगा। फिर मत बोलना कि मैंने इतनी रोटी खा ली। भैया, आपको तो छोटी सी दिक्कत है, ये देखो मेरी तो आधी कच्ची है। भाभी, इतनी भी क्या जल्दी थी रोटी बनाने की कि आपने कच्ची ही दे दी? अरे पहले वाले बहुएं बढ़िया बनाते थे, ये तो जलाने की मशीन है, रोटी तक बनानी नहीं आती। लगता है माई कैसे कुछ सीख कर ही नहीं आई। खैर, भूख बहुत लगी है तो भूख में कूलर भी भगवान लगते हैं। जैसे ये लोग खुद मास्टर शेफ हो। दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं। बाप रे, एक तो इतनी सारी रोटी बनाई हमने, ऊपर से पहले दिन ही इतना सुनना पड़ा। आगे क्या क्या होगा भगवान जाने। ज्यादा कुछ नहीं होगा दीदी, बस थोड़ी सी कमर टूटेगी और शरीर टूट जाएगा। साथ ही हाथ पैर की हालत तो पूछो ही मत। मेरे तो इतनी देर खड़े रहने के बाद हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ये तो बस एक टाइम की रोटी थी, मत बोलो अभी 2 टाइम की रोटियां और बाकी हैं। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद हनीमून होगा, यहाँ तो रोटी मून चल रहा है। न जाने इन रोटियों वाले घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। इतनी पतली रोटी, अरे ये तो हवा में उड़ जाए। हवा भी छोड़ो, शायद मेरे जोर की सांस लेने से ये उड़ जाए। एक बच्चा खीर गिरा देता है, दूसरा बोलता है, मेरी प्लेट में भी भिंडी नहीं चाहिए। वहीं पास में बैठी 5-6 औरतें शिकायत कर रही हैं। अरे आज की सब्जी में तो नमक ही नहीं है और रोटी इतनी पतली कैसे, कागज जैसी। दीदी, लगता है रोटियां पतली रह गई, सब मुझे घूर रहे हैं। मुंह मत लगाना किसी से, बस जल्दी काम पूरा करो वरना रात तक बर्तन भी हमें ही धोने पड़ेंगे। अब रोज रोज का यही सिलसिला चलने लगा। रसोई का तापमान 42 डिग्री। दोनों बहुओं की हालत खस्ता, कभी चक्कर आ रहा, सिर भारी, कमर दर्द से टूट रही। मेरी तो हाथ में जान नहीं बची दीदी, इतनी रोटी मुझसे नहीं बनेगी। पूरे दिन इस रोटी घर में बस रोटी ही बनाते रहते हैं, मुझसे अब ये सब नहीं होता। बताओ क्या करें? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम रोटी बनाने की मशीन बन चुके हैं। दिन रात रोटी, बस रोटी बनाते रहो। ऊपर से लोगों के ताने सुनो वो अलग। कविता, ये 70वीं रोटी है, बस अब मेरी उंगलियां जलने लगी हैं। दीदी, मुझे तो लग रहा है कि
गैस की आंच में मेरा चेहरा ही सिक जाएगा। परात में आटा खत्म हो चुका है। कविता आटे का दूसरा बोरा उठाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी रसोई में सास आती है। बहुए, जल्दी हाथ चला लो और सुनो, जरा और भी रोटियां बेल लो। माँ जी, अभी तो 1.5 घंटे से बेल ही रही हूँ। 50 लोगों की 150 रोटियां हो चुकी है। हाँ, तो हम सबके अलावा बाहर से मेहमान आ गए हैं। कुल 12 लोग ही तो हैं, बस अभी खाना खाकर चले जाएंगे। 12 लोग और? माँ जी, लेकिन इतनी रोटियां अब कैसे बनेंगी? हमारे हाथों में दर्द हो रहा है। हमारे घर में अतिथि देवो भव माना जाता है। और हाँ, ध्यान रखना, रोटियां मोटी या कच्ची ना हो, वरना इज्जत चली जाएगी। रसोई में रोटी जितनी अच्छी बनेगी, लोग हमारे परिवार को मान सम्मान उतना ही बढ़ा देंगे। आरती के माथे से पसीना टपकता है। वो साड़ी के पल्लू से पोंछती है। कविता को सिर चकराता है, फिर भी वो आटा गूंथती है। 150 हो गई थी, अब 200। ये कोई रोटी का कारोबार है क्या? दीदी, क्या हमें इस घर में इंसान नहीं समझा जाता? मशीन को भी आराम दिया जाता है, पर इस घर में हमें कोई आराम, कोई सुकून नहीं है। पागलों की तरह बस दिन रात रोटी बनाते रहे। गैस के पास धुएं और गर्मी से आरती की आंखें भर आती हैं। कविता अपने हाथ पर जलने का छाला दिखाती है। दीदी, बस आज की बात है। मैं सोच चुकी हूँ, अब अगर कुछ नहीं बदला तो हम खुद को ही खो देंगे। अब और सहन नहीं होता। हाँ कविता, अब चुप रहने का नहीं, बदलाव लाने का समय है। दोनों बहुएं रात को ठान कर सोई थीं कि अब उन्हें ये रीत बदलनी होगी। अगले दिन सुबह 5 बजे का समय। सास उठकर देखती है, रसोई बंद। अभी तक रसोई नहीं जली। बहुएं कहाँ हैं? आज तो बहुएं आई ही नहीं नीचे उतरकर। लगता है घर में किसी की परवाह ही नहीं है। सास दोनों बहू के कमरे में जाती है। दोनों बहुएं लेटी हैं, माथे पर पट्टी, शरीर पर गीला कपड़ा, और हाँफ रही हैं। माँ जी, शरीर साथ नहीं दे रहा मेरा। सिर भी बहुत दर्द है, उठा भी नहीं जा रहा। और माँ जी, मेरी तो कमर में भयंकर दर्द है और मेरा भी सर घूम रहा है। ठीक है बेटा, आज मैं खुद बना दूंगी सबके लिए रोटी। तुम दोनों आराम करो। सास रसोई में जाती है और 150 रोटियां बनाने की कोशिश करती है। उसका हाथ जलता है, तवा गिरता है, पसीने से लथपथ हो जाती है। हे राम, ये बहुएं कैसे करती हैं ये सब? पर कोई नहीं, ये रोटी खाने की आदत तो पहले से ही चलती आ रही है। अगले दिन दोनों बहुएं रसोई से अलग अलग तरह का खाना बनाकर लाती हैं। रोटी के साथ चावल, दाल, सब्जी, सलाद और हलवा भी बनाती हैं। 50 लोग खाना खाने बैठते हैं और चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? हमारे घर में तो सिर्फ रोटियां बनती हैं। माँ जी, सिर्फ रोटियां खाकर सब कमजोर हो गए हैं। बच्चों में ताकत नहीं, औरतों में खून की कमी है। क्या ये परंपरा जिंदगी से बड़ी है? हमें अपने खान पान में बदलाव करना होगा। हमें रोटी चाहिए, दाल चावल नहीं। तुमने हमारी रसोई की रीत तोड़ी है। जाओ, रोटी बनाकर ले आओ और ये सब अनाप शनाप यहाँ से उठा कर ले जाओ। दोनों बहुएं मुंह लटका कर रसोई में रोटी बनाने चली जाती हैं। पता नहीं कैसे घर में शादी करके आई हैं। पूरा घर बस रोटियों का भुक्कड़ है। मुझे लगा था कि सासू माँ यही रिएक्शन देंगी, पर मैंने सोचा था कि अगर दोनों मिलजुल कर ट्राई करेंगे तो शायद कुछ बदलाव आए। कुछ बदलाव नहीं होगा दीदी, इन्हें तो बस रोटी दिए जाओ। ऐसा लगता है जन्मों जन्म के रोटी के भूखे हैं। तभी सास के चिल्लाने की आवाज आती है। रोटी बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, सबको भूख लगी है, जल्दी लाओ। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और जितनी रोटी बनी होती है उनको ही लेकर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद घर में 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। बुखार, चक्कर, कमजोरी। डॉक्टर बुलाया जाता है। इन बच्चों में भयंकर विटामिन डी, B12 और प्रोटीन की कमी है। क्या ये सिर्फ रोटियां खाते हैं? बच्चों में पोषण तत्वों की बहुत कमी है। जी हाँ, रोटी तो सबसे अच्छी है, तो हम सब सिर्फ रोटी ही खाते हैं। ये खतरनाक है। अभी से इनकी और अपनी डाइट बदलिए, वरना बच्चों का विकास रुक जाएगा और आगे जाकर इन्हें और आपको बहुत दिक्कत होगी। सास बहुओं के सामने हाथ जोड़ती है। बहुओं, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि परंपरा के नाम पर हम जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम ठीक कहती थी, अब से हमारे घर में सिर्फ रोटी नहीं बनेगी। अब तुम जो भी चाहो अपने मन से कुछ भी अच्छा और हेल्दी बना सकती हो। थैंक यू माँ जी, आज आपने हमारी बात समझ ही ली। पूरे परिवार की टेबल सजती है। चावल, दाल, सब्जी, सलाद, रोटी, मीठा, सबके चेहरे पर मुस्कान। बच्चे हंस रहे हैं, महिलाएं स्फूर्तिवान लग रही हैं। अब ये घर रोटी से नहीं, पोषण और प्यार से चलेगा। और हम सब मिलकर बनाएंगे खाना, ताकि कोई एक थक ना जाए और कोई अब इस घर को रोटी खाना ना भूले।
फिर अगले दिन से 150 रोटियों की जगह सब लोग अलग अलग तरह का खाना खाने लगे। और खाना सिर्फ जेठानी और देवरानी नहीं बनाती थी, बल्कि सब मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते थे। मायके की पुश्तैनी हवेली से अच्छी ससुराल की टूटी झोंपड़ी। माँ मेरे बालों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ढंग से साफ करियो मेरी पुश्तैनी हवेली को। कहीं पर धूल का एक छोटा सा भी कण अगर मुझे नजर आ गया ना, तो तेरे शरीर से बाल के खाल नोच लूंगी मैं। ऐसा नहीं होगा माँ, मैं अच्छे से सफाई करूंगी, बस आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। थोड़ी दूर पर खड़ा पुश्तैनी हवेली का नौकर दीवारों को साफ करता हुआ, रिद्धिमा जी कितनी अच्छी है, फिर भी रिद्धिमा जी की ये सौतेली माँ उनके ऊपर कितना अत्याचार करती हैं, बेचारी रिद्धिमा जी। कहने को रिद्धिमा एक पुश्तैनी हवेली की बेटी थी, लेकिन उस हवेली में रिद्धिमा दिन रात बस घुट घुट कर ही जिया करती थी। रिद्धिमा हर पल उस हवेली में प्यार, खाना, कपड़े, हर चीज के लिए तरसती थी। तभी एक दिन रिद्धिमा पुश्तैनी हवेली में झाड़ू लगा रही होती है। उसके बाद वो पुश्तैनी हवेली के बहुत बड़ी रसोई में आकर ढेर सारे झूठे बर्तनों को धोती है। फिर गार्डन में आकर फूलों की देखरेख करती है, जिस दौरान एक छोटे से कांटेदार पौधे में उसका सूट फंसकर फट जाता है। वो ये बात अपनी सौतीली माँ से कहती है, माँ मेरे पास गिनकर सिर्फ 2 सूट हैं, जिसमें से आज ये एक सूट गार्डन में फट गया। माँ आप मुझे नए कपड़े दिला दीजिए ना। रिद्धिमा अपनी माँ से बहुत प्यार से कपड़ों का प्रस्ताव रखती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ अपनी दरिंदगी पर उतरकर उसके हाथों को मोड़ कर कहती है, अच्छा तो तुझे अब नए कपड़े चाहिए? क्या करेगी नए कपड़े पहनकर, जब सारा दिन तो मैं तुझसे इस पुश्तैनी हवेली की सफाई ही करवाती हूँ। बबीता ऐसा कर ही रही होती है, इतने में वहां पर उसके पिता और दादी आते हैं। अरे बबीता ये क्या कर रही है, हाथ छोड़ मेरी पोती का। बबीता, रिद्धिमा कपड़े ही तो मांग रही है, तुम क्यों नहीं दिला देती हो? कोई जरूरत नहीं है इसे अच्छे कपड़े पहनने की। चुप करो तुम। रिद्धिमा बेटी, ये लो, ये पकड़ो पैसे और अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। प्रेमलाल और देवकी के वहां से जाते ही बबीता फिर से रिद्धिमा की कलाई को मोड़कर उसके हाथों से सारे पैसे छीन लेती है। खबरदार जो कर तूने ये बात किसी से भी कही तो ला इधर दे पैसे और जाकर पुश्तैनी हवेली की साफ सफाई कर। माँ मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, और मुझे नहीं चाहिए नए कपड़े, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। दूर खड़ा सुखवीर ये सारी चीज देख लेता है और अगले दिन सुखवीर चुपचाप रिद्धिमा के लिए एक सुंदर सा सूट लेकर आता है। अरे ये क्या, आप ये इतना महंगा सूट मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं? मुझसे आपकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। आपको कपड़े चाहिए थे ना, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ, आप ये रख लीजिए। शुक्रिया सुखवीर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसी तरह एक दिन रिद्धिमा अपनी माँ की साड़ी को प्रेस कर रही होती है और गलती से वो महंगी साड़ी रिद्धिमा के हाथों जल जाती है, जिसके बाद रिद्धिमा की सौतेली माँ बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम प्रेस को उठाकर रिद्धिमा के हाथों पर रख देती है। रिद्धिमा दर्द से चिल्ला उठती है, माँ मेरा हाथ। रिद्धिमा की आवाज सुनकर सुखबीर भागकर वहां आता है और बबीता को धक्का देता है। इतने में वहां प्रेमलाल और देवकी भी आते हैं। बबीता, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे तुम इंसान हो या कसाई? मालिक बुरा मत मानना, पर बबीता जी ने कभी रिद्धिमा के साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया ही नहीं है। मैं कब से देखता आ रहा हूँ, कभी ये रिद्धिमा जी के हाथों को जलाती हैं, कभी बालों को नोचती हैं। अरे तुझ जैसा मामूली नौकर जो खुद एक टूटी झोपड़ी में रहता है, वो आज यहाँ बताएगा कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। अरे अगर इतना ही शौक है तो ले जा मेरी बेटी को और रख अपनी टूटी झोपड़ी में। हाँ मैं ले जाऊंगा, और क्यों नहीं ले जाऊं, मैं प्यार करता हूँ रिद्धिमा जी से। अरे ये क्या बोल रहे हो, भूलो मत कि तुम एक टूटी झोपड़ी में रहते हो और मेरी पोती हवेली में। रुकिए दादी माँ, ये हवेली नहीं काल कोठरी है, जिसमें हर पल मैं सिर्फ सजा ही काट रही हूँ। पर अब नहीं, अब मैं सुखवीर से शादी करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपनी बेटी को रोता बिलखता देख प्रेमलाल उसके फैसले पर जरा भी रोक टोक नहीं करता और रिद्धिमा की शादी सुखवीर से करा देता है। रिद्धिमा शादी करके अपनी टूटी झोपड़ी के ससुराल में आती है। आओ बहू रानी, मेरी टूटी झोपड़ी के अंदर आओ। मेरी टूटी झोपड़ी तुम्हारी पुश्तैनी हवेली जितनी बड़ी नहीं है। सब ठीक है माँ जी, आप ऐसे मत कहिए। रिद्धिमा जैसे ही घर के अंदर घुसती है, उतने में तेज तेज आंधी, बिजली का कड़कना और बारिश शुरू हो जाती है। अरे रीता भाभी को फटाफट अंदर लेकर जा।
रिद्धिमा झोपड़ी के अंदर आती है, जहां टूटी झोपड़ी में से चारों तरफ बारिश का पानी तेजी से टपक रहा था। वहीं टूटी खिड़कियों से तेज तेज हवा अंदर आ रही थी। रिद्धिमा जी, आप उस तरफ सूखी सतह पर बैठ जाइए, मैं अभी इस टूटी छत पर पन्नी बिछा कर आता हूँ। सुखवीर फटाफट अपनी टूटी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है। बहू तू ठीक तो है ना? बारिश का पानी तुझ पर तो नहीं आ रहा ना? रिद्धिमा जी, मेरी टूटी झोपड़ी में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ये लोग मेरी कितनी फिक्र कर रहे हैं, मुझे सूखी जगह पर बिठाकर खुद बारिश में भीग रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी इस तरफ बैठ जाइए, बारिश रुकेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह मलिया अपनी बहू को एक सुंदर सी साड़ी देती है। बहू, ये नई साड़ी पहनकर तू पहली रसोई की रस्म कर ले। क्या माँ जी, ये खूबसूरत साड़ी आप मेरे लिए लेकर आई हैं? मैंने आज से पहले इतने सुंदर कपड़े कभी नहीं पहने। कहने को मेरा मायका एक पुश्तैनी हवेली का था, पर वहाँ मुझे कभी अच्छे कपड़े नसीब नहीं हुए। बहू कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ जी। दूसरी तरफ पुश्तैनी हवेली में बबीता। अच्छा हुआ मेरी सौतेली बेटी अपने आप ही घर छोड़कर चली गई, अब ये पूरी हवेली मेरी। इतना घमंड ठीक नहीं है बबीता, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। अब रिद्धिमा सुंदर सी साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई में आलू की सब्जी, पूरी, चटनी बनाकर अपने गरीब ससुराल वालों को खिलाती है। भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ रिद्धिमा जी, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना था। ये ले तेरी पहली रसोई का नेक, मेरी ये तांबे की अंगूठी जो कई साल पुरानी है, शायद तुझे पसंद ना आए। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। अब रिद्धिमा मलिया की दी हुई तांबे की अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेती है। इसी तरह एक दिन सुखबीर फसल की कटाई करके एक भी रुपया घर नहीं ला पाता, इसलिए थोड़े से राशन में ही रिद्धिमा सबके लिए खाना बनाती है, जिसे देख मलिया कहती है, बहू आज ना सबसे पहले खाना तुम खा लेना, हम लोग आज थोड़ा लेट ही खाएंगे। हाँ रिद्धिमा जी, आप पहले खा लीजिए, मैं भी देर से खाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये लोग सबसे पहले खाना मुझे इसलिए खिला रहे हैं ताकि मेरा पेट भूखा न रहे। और एक पुश्तैनी हवेली में मेरी खुद की माँ थी जो मेरे मुंह के आगे से खाने का निवाला तक छीन लेती थी। भाभी क्या हुआ, जाइए आप खाना खा लीजिए। नहीं, मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी, आप लोगों के साथ मिल बांट कर खाना खाऊंगी। अब जहाँ रिद्धिमा टूटी झोपड़ी में अपने ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर खाना खा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मायके की पुश्तैनी हवेली पर गवर्नमेंट अथॉरिटी का छापा पड़ता है। आपकी यह पुश्तैनी हवेली एक अवैध जमीन पर बनी हुई है। इस जमीन कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए सरकार के कहने पर हमें आपकी यह पुश्तैनी हवेली तोड़नी पड़ेगी। कुछ दिनों का समय हम आपको देते हैं, जल्द से जल्द आप इसे खाली कर दीजिए। अब गवर्नमेंट के समझाने के बाद भी वो लोग जल्दी अपना बंदोबस्त नहीं ढूंढते, जिसके कारण कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट पुश्तैनी हवेली को तोड़कर चले जाते हैं और रातों रात पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ये क्या हो गया? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी पुश्तैनी हवेली को। अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? अरे तुमने किसी से अच्छी बना भी रखी है जो कोई हमें पनाह देगा। कोई दे या ना दे, मेरी पोती तो जरूर देगी। चलो तुम सब मेरी पोती के यहाँ चलो। अब रिद्धिमा के मायके वाले उसकी टूटी झोपड़ी में पहुंचते हैं। अरे समधी समधन जी, आप आइए ना। अरे पिताजी, माँ, दादी माँ, आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए अंदर आइए। मलिया अपनी झोपड़ी में कुछ लोगों को खाट पर तो कुछ लोगों को कुर्सी पर बिठाती है। इसके बाद रीता सबको चाय पानी लाकर देती है। बेटा सुखवीर, जा मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान ले आ, मैं बना देती हूँ। रहने दीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे, आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ? मेरी माँ के हाथ का शाही पनीर खाइएगा, बहुत अच्छा बनाती है माँ। अब सुखवीर अपने जोड़े हुए पैसों से रिद्धिमा के माता पिता के लिए खाने पीने का सामान लाता है। बहू तुम अपने माता पिता के पास बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। माँ जी आप क्यों बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। या तो चलिए हम दोनों मिलकर बना लेती हैं, इससे जल्दी तो बन जाएगा। अब रिद्धिमा अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाती है और अपने मायके वालों को खिलाती है। वाह पोती, खाना तो बहुत लाजवाब बना है। खाने में स्वाद और प्यार दोनों ही भरपूर हैं। और बेटी यहाँ खुश तो है ना? हाँ पापा, माँ जी बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी से करती है। रिद्धिमा की ये बातें सुनकर बबीता का दिल बैठ जाता है और वो रोते हुए झोपड़ी से बाहर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह से बाहर क्यों आ गई? हमसे कोई गलती हुई है क्या? आप रो क्यों रही हैं माँ? नहीं बेटी, गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है।
जो मैं तुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझ पाई। आज तेरा और तेरी सास का प्यार देखकर मुझे एहसास हुआ कि माँ बेटी का प्यार कैसा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे इतने अत्याचारों के बाद भी तूने मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रही है। माफ कर दे बेटी अपनी माँ को। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, और मैं तो उन चीजों को कब कब भूल चुकी हूँ। अब रिद्धिमा के मायके वाले जहां अपने लिए दूसरा घर लेते हैं, वहीं उसके ससुराल वालों के लिए भी एक सुंदर सा घर लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही परिवार खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।